वॉर से जुड़ी हुई कहानियों में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस वॉर, उस जंग की कहानी जो भारत के साथ जुड़ी हुई है। 1971 में बांग्लादेश के क्रिएशन से जुड़ी हुई है। 1971 में भारत की उस विजय गाथा से जुड़ी हुई है जो तमाम दबावों के बावजूद भारत ने हासिल की। लेकिन शुरुआत हम करते हैं 29 जून 2003 से, जहां पर दिल्ली में बने राष्ट्रीय संग्रहालय में अचानक दिल्ली पुलिस की गाड़ियां पहुंचने लगी। यूं तो आसपास हाई सिक्योरिटी का इलाका होने से पुलिस हमेशा मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन पुलिस की मौजूदगी अलग इशारा कर रही थी। दरअसल राष्ट्रीय संग्रहालय की नौसेना गैलरी में रखा हुआ एक हथियार चोरी हो गया था। तेजी से खबर फैली और मीडिया की गाड़ियां भी बहुत तेजी से लुटियन जोन के इस हिस्से में पहुंचने लगी। खबर में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक निशानी बताई जा रही थी, इसीलिए मीडिया को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी था। पता चला कि एक पिस्टल चोरी हुई है और ये पिस्टल 1971 के युद्ध में उन्हीं मेजर जनरल ए.के. नियाजी यानी आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी की थी, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के मुखिया थे और उन्होंने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पर दस्तखत किए थे। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 को हुई और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के माथे पर हार लिख दी। दस्तखत के बाद नियाजी ने अपना हथियार सौंप दिया था। हालांकि एक्सपर्ट इस बात पर अलग अलग राय रख रहे थे कि नियाजी की वो पिस्टल थी या रिवॉल्वर। दरअसल इसमें बहुत मामूली सा अंतर होता है। जो पिस्टल होती है उसमें मैगजीन होती है और रिवॉल्वर होती है उसमें एक रिवॉल्विंग चेंबर होता है जिसमें 6 गोलियां लगती हैं। तो इस पर अलग अलग मतभेद आ रहे थे सामने, लेकिन लोगों का मानना था कि नियाजी की पिस्टल हो सकती थी जो चोरी हुई, लेकिन सरेंडर के दौरान दिया गया हथियार रिवॉल्वर था और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब भी सुरक्षित भारत में ही मौजूद है, भारत की सेना के म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन ये भूमिका हमें ये जानने की तरफ जरूर मजबूर करती है कि 1971 के युद्ध की कहानी आखिर क्या रही, क्या हुआ था 1971 के उस युद्ध में, उसके पहले और उस दौरान जब ये युद्ध चल रहा था। तो चलिए जानते हैं इस जंग की वो दास्तान जो दुनिया में सबसे अनोखी है। कहानी शुरू करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। आप कहेंगे हम बात 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की कर रहे हैं और यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे आ गया। यही इस कहानी के वो मोड़ हैं जो आगे आकर इस कहानी को सुलझाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल ये कहानी हम शुरू करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। इटली में ब्रिटिश भारतीय सेना का एक सदस्य, एक जूनियर आर्मी ऑफिसर पकड़ लिया गया। उसे युद्धबंदी शिविर में भेज दिया गया, लेकिन युद्धबंदी शिविर की यातनाओं से वो ऑफिसर बच गया और युद्ध में हिटलर की हार के बाद वापस भी आ गया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये भूतपूर्व युद्धबंदी पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गया। पाकिस्तान की सेना में जाकर सबसे कम उम्र का ब्रिगेडियर बनने वाला ये शख्स था जो 34 साल की उम्र में ब्रिगेडियर बना। इसका नाम था आगा मोहम्मद याह्या खान किजलबाश। जी हाँ, वही याह्या खान जो 1966 से 1971 तक पाकिस्तानी आर्मी का 5वां कमांडर इन चीफ था और 1969 से 1971 तक पाकिस्तान का 3रा राष्ट्रपति था। एक ऐसा राष्ट्रपति जो 1971 से 1980 तक हार के बाद एक ऐसी गुमनामी में चला गया जिसमें उसे बांग्लादेश का हत्यारा और पाकिस्तान की नाकामी या बेइज्जती तक कहा गया। याह्या को हार के आरोपों में नजरबंद कर दिया गया। वैसे याह्या खान पाकिस्तान के इतिहास में अकेला बदनाम नाम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 20 अगस्त 2018 को अपने कार्यकाल के दौरान एक नोटिफिकेशन जारी करवाया
जिसमें उन्होंने उन्हें उनके पूरे नाम इमरान अहमद खान नियाजी की जगह इमरान खान बुलाने को कहा। दरअसल इमरान खान उस नियाजी उपनाम से छुटकारा पाना चाहते थे जो 1971 की हार से जुड़े ए के नियाजी की पहचान है। इमरान खान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की नियाजी ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम खुद को दूर रखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में नियाजी एक गाली की तरह है और पाकिस्तान को ये 1971 की हार की याद दिलाता है। 1980 में याह्या की मौत के पहले जियाउल हक ने याह्या के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो को घेरने की कोशिश की, लेकिन याह्या ने अजब सी चुप्पी साध ली और हार का तमाचा खाए हुए ये दुनिया ही छोड़ दी। याह्या ने 1969 में पाकिस्तान के संविधान को मार्शल लॉ के जरिए पीछे धकेल दिया था। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और कहा जाता है कि अब तक के पाकिस्तान के इतिहास में ये ऐसे आम चुनाव थे जिन्हें सबसे निष्पक्ष कहा जा सकता था। तब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जीत हासिल की और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने जीत हासिल की। वही शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बाद में बंग बंधु भी कहा गया। लेकिन भुट्टो ने याह्या खान को मना लिया कि मुजीब बंगाल में या पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववाद को हवा दे रहे हैं। याह्या खान भुट्टो के इस तर्क से सहमत हो गया और याह्या खान ने शेख मुजीब को सत्ता का हस्तांतरण रोक दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के ऊपर पाकिस्तानी सेना का जुल्म और ज्यादती शुरू हो गई। 1971 में याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। खान और पाकिस्तानी आर्मी ने करीब 3 लाख बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया। न जाने कितनों के साथ और भी दुर्गति की। पूरा बांग्लादेश नरसंहार की भेंट चढ़ गया जो आज का बांग्लादेश है। यही समय था जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी दमन से मोर्चा लेना शुरू कर दिया। 1971 की गर्मियों से पहले ही मुक्ति वाहिनी को भारत ने मदद देनी शुरू कर दी, जिससे कि वो पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो सके। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा मंत्री जगजीवन राम 62 और 65 के युद्ध के हालातों की बेहतर समीक्षा तो कर ही चुके थे, लेकिन उन अनुभवों को 71 के युद्ध में अगर होता है तो पहले की बात हम कर रहे हैं कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की राय को भी जानना चाहते थे। सैम तुरंत युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए और वो इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि गर्मी के बाद मानसून सामने था और ऐसे में पूरी पाकिस्तान में जंग में उलझना फायदे का सौदा नहीं होता। सैम ने अपनी शर्तें रखी और जोर दिया कि आक्रमण का समय और तरीका सेना का हो, न कि राजनीतिक नेतृत्व का, जिसे इंदिरा गांधी और जगजीवन राम ने मान लिया। दरअसल सैम की कोशिश ये भी थी कि मानसून के दिनों में बांग्लादेश का बॉर्डर दलदली जगह बन जाता जो सेना के आगे बढ़ने में तो मुश्किल बनता ही, साथ ही सेना का नुकसान भी बढ़ा सकता था। वो इस समय का इस्तेमाल अपने इक्विपमेंट को धार देने में लगाना चाहते थे, यानी अपने सामान, अपने तोपखाने, अपने टैंक्स, उनको बेहतर करने में लगाना चाहते थे। आखिरकार नवंबर 1971 आ गया। पाकिस्तान का दमन बांग्लादेश में बढ़ गया था और बड़ी तादाद में करीब करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए। इंदिरा गांधी इस बात से खासा परेशान रहती थी क्योंकि उनकी रोजी रोटी या उनके 2 वक्त के खाने का भी जुगाड़ भारत को करना पड़ रहा था और पाकिस्तान वहां पर दमन कर रहा था। अब तक पाकिस्तान को यह खबर लग चुकी थी कि भारत अब पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसे पाकिस्तान में याह्या खान ने भारत विरोध के नाम पर जनता के बीच जाकर भुनाने की जबरदस्त कोशिश की और पाकिस्तान में क्रश इंडिया मूवमेंट चलाया, यानी भारत को कुचल दो। युद्ध नजदीक देख अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दखल देने की कोशिश की और 7वां बेड़ा भेजने का इशारा भी दिया, लेकिन भारत अब तक तैयार हो चुका था।
इसलिए निक्सन और उनके सहयोगी किसिंजर भारत से नाराज भी हुए। हालांकि पाकिस्तान में चल रहे क्रश इंडिया मार्च की वजह से भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरना शुरू कर दिया था, समय रहते तैयारी शुरू कर दी थी। याह्या खान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नफरत करता था और उन्हें कभी सम्मान से नहीं बुलाता था, और इस बीच 23 नवंबर को याह्या खान ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी और इशारा दे दिया कि वो एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तारीख 3 दिसंबर 1971। अचानक सायरन बजने लगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा, अमृतसर, अंबाला, अवंतीपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, भुज, पठानकोट, हलवारा, श्रीनगर और फरीदकोट के रडार बेस पर हमले कर दिए और इसे कोड नाम दिया गया ऑपरेशन चंगेज खान। और इसी के साथ इतिहास के सबसे छोटे निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो गई। उसी दिन शाम को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हमले को युद्ध की शुरुआत माना और भारतीय वायुसेना ने रात में ही हवाई हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। उधर 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात में भारतीय नौसेना भी पीछे नहीं रही और उसने पाकिस्तान को बड़ी चोट दे डाली। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला बोल दिया। पीएनएस खैबर, पीएनएस मुहाफिज और पीएनएस शाहजहां को पाकिस्तान नेवी के बड़े जहाज थे, उन्हें बर्बाद कर दिया गया और कराची बंदरगाह को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। तोपखाना, रसद, सब कुछ वहां पर जो मौजूद थे उस सब को तबाह कर दिया गया। लेकिन जवाब में पाकिस्तानी नेवी ने भारतीय फ्रिगेट आईएनएस खुकरी को डुबो दिया। इसमें कई भारतीय नौसैनिक शहीद हो गए। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर की रात की बात है, भारतीय नौसेना ने एक बार फिर कराची पर जबरदस्त हमला किया। कोड नाम पाइथन दिया गया और कराची पर हमला कर बंदरगाह पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, यानी पाकिस्तानी नेवी की रही सही कमर तोड़ दी गई। लेकिन पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय नौसेना के हमले के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से पर, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है, वहां पर आईएनएस विक्रांत से चटगांव और खुलना बंदरगाह पर लगातार भारत हमले कर रहा था। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को समुद्र में चुपचाप आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। लेकिन यह अब तक एक राज है कि कैसे पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम के नजदीक समुद्री गहराइयों में दफन हो गई। कोई नहीं जान पाया पीएनएस गाजी आखिर ऊपर क्यों नहीं आ पाई। इधर भारतीय सेना 3 मोर्चों पर पूर्वी पाकिस्तान में घुस रही थी। वहीं मुक्ति वाहिनी को दी गई भारत की मदद भी काम आ रही थी, क्योंकि मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भारतीय सेना को वो जरूरी खुफिया जानकारी दे रहे थे जिसकी इस युद्ध में जरूरत थी, जैसे कि नफरी कहां पर पाकिस्तानी आर्मी की कितनी है, कहां पर कितने इक्विपमेंट हैं, कहां कैसा हथियार है, कहां पर पाकिस्तान किस तादाद के साथ खड़ा हुआ है। ये सारी जानकारी मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भारतीय सेना को पहुंचा रहे थे, जिससे खासी मदद मिल रही थी। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारतीय हमला पूर्वी पाकिस्तान यानी आपके बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा करने तक ही सीमित रहेगा, और अगर ये आगे बढ़ा तो उसके लिए बड़े शहरों को किले जैसी सुरक्षा देकर बचाया जाएगा। इससे पाकिस्तान का जो डिफेंस था उसका असमान वितरण हो गया, कहीं ज्यादा कहीं कम, और वो भारतीय सेना के सामने असहाय हो गए। 10 दिसंबर को सैम मानेकशॉ ने मानसिक युद्ध भी शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को रेडियो पर संदेश भेजा गया। संदेश था, आप हार चुके हैं, आपके कमांडर झूठ बोल रहे हैं। 10 दिसंबर को भेजा गया ये मैसेज पाकिस्तान की फोर्स के बड़े हिस्से को कंफ्यूज कर गया और वो प्रधानमंत्री नूरुल अमीन, जनरल आगा खान, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान पर ही शक करने लगे। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान को गिरफ्त में ले रहे थे। उधर 7 दिसंबर 1971 को थल सेना रात के अंधेरे में वेस्टर्न फ्रंट पर ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसे बैटल ऑफ लोंगेवाला के नाम से भी जाना गया। 3000 सैनिक और 45 टैंक के साथ भारतीय सेना की लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानियों ने जबरदस्त हमला बोला। 120 जवानों के साथ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए।
याह्या खान की योजना लोंगेवाला से आगे बढ़कर जयपुर पर कब्जा करके दिल्ली को घेरने की थी, लेकिन उनके मूवमेंट को मेजर आत्मा सिंह ने समय रहते भांप लिया। वायुसेना ने रात में लड़ने में असमर्थता जताई और सुबह पौ फटते ही पलटवार की बात कही। पूरी रात में चांदपुरी और उनके बहादुरों ने याह्या खान के मंसूबों को धूल में मिला दिया। पाकिस्तान के 45 टैंक मिट्टी में मिला दिए गए, लेकिन 14 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना ने वो कमाल कर दिखाया जो युद्ध को परिणाम के नजदीक ले आया। बैटल ऑफ लोंगेवाला, आपने अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बनाई एक फिल्म देखी है बॉर्डर, तो पूरी की पूरी बैटल ऑफ लोंगेवाला पर ही आधारित है। दरअसल 14 दिसंबर की जो हम बात कर रहे हैं, ढाका के गवर्नर हाउस में एक ऐसी बैठक की तैयारी की गई थी जो पाकिस्तानी आक्रमण की दिशा और दशा समझने के लिए बुलाई गई थी। यहां पर यह तय होना था कि रणनीति कैसे बदली जाए। अगर ये मीटिंग हो जाती तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि फैसला लिए जाने से पहले मीटिंग को रोकने से भारत को दो मकसद हासिल होते। एक तो कमांड प्रक्रिया पाकिस्तान की सुस्त हो जाती और दूसरा पाकिस्तानी सेना दहशत से भर जाती है। किसी को नहीं पता था कि गवर्नर हाउस आखिर लगता कैसा है जहां ये मीटिंग होने वाली है। 2 एयर बेसेस से मिग को आदेश दिए गए, पायलटों को आदेश दिए गए कि यहां पर हमला करना है। उन लोगों को केवल ये पता लगाने के लिए कि गवर्नर हाउस कैसा लगता है, टूरिस्ट मैप दे दिए गए पायलटों के पास। और पायलट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने से आखिरी वक्त तक इसलिए बचते रहे क्योंकि उसे ट्रेस किया जा सकता था और अटैक को आखिरी वक्त तक खुफिया बनाए रखना था कि पाकिस्तान को खबर ना लगे, कि अमेरिका को खबर ना लगे, या चीन को खबर ना लगे, जिससे पाकिस्तान को योजना का पता चल जाए। आखिरकार ढाका के उस इलाके में नीचे उड़ते हुए इन पायलटों ने कुछ हलचल देखी। कई गाड़ियां पाकिस्तानी सेना की एक तरफ दिखाई पड़ी, कई गाड़ियां एक कंपाउंड में जाती हुई तेजी से दिखाई पड़ी। ये एक घास का कंपाउंड था, जैसे भारत के दिल्ली में लुटियन जोन में इस तरीके के बड़े कंपाउंड होते थे। यहां पर ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ दिख रहा था। तुरंत एक पायलट ने अपने साथी पायलट को कहा गवर्नर हाउस मिल गया। इसके बाद एयरफोर्स ने पूरे गवर्नर हाउस को ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान चीन और अमेरिका से भीख मांग रहा था और मदद नहीं मिल रही थी और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने सरेंडर पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। 93,000 फोर्स का सरेंडर हुआ। पाकिस्तान के 8,000 सैनिक मारे गए, 25,000 घायल हुए। भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए, 12,000 घायल हुए। इस युद्ध में भारत ने 1962 के युद्ध में जो प्रतिष्ठा खोई थी वो भी वापस पा ली। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जे में भी ले ली, लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया। इस पर सवाल भी उठते हैं कि वो भूमि और 93,000 युद्धबंदियों की वापसी के एवज में भारत पीओके का मसला सुलझाने से चूक गया। लंबे समय तक युद्धबंदी रहने के बाद 30 अप्रैल 1975 को लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, जहां उनके ऊपर हमदूर कमीशन ने आरोप तय किए। यह थी 1971 की कहानी, ऐसे युद्ध की कहानी जो कि मील के पत्थर की तरह दुनिया के युद्ध के इतिहास में मौजूद है। आपका क्या कहना है इस जानकारी को लेकर? कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भारत का इतिहास है, ये हम सब के शौर्य का वो इतिहास है जिसको लेकर हम सब गर्व महसूस करते हैं। 1971 की कहानी मेरी ज़बानी आपके सामने।